बात है। एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल की वजह से पूरे गांव में दहशत का माहौल था। किसी भी गांव वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस चुड़ैल का क्या करें। एक दिन गांव वाले बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। क्या बताएं चंपक भैया, ना जाने किसकी नजर लग गई है। अपने गांव को रोज कोई न कोई हादसा हो जाता है। पता नहीं इस मनहूस घड़ी में चुड़ैल यहाँ आई। सही कह रहे हो रमेश भाई। अब तो इस गांव में रहने का ही दिल नहीं करता। हर समय जान का खतरा बना रहता है। तभी वहाँ पंकज नाम का गांव वाला आता है। उसके हाथ में एक पोटली होती है। पोटली देखकर चंपक पंकज से पूछता है, अरे पंकज भाई, कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारे हाथ में पोटली कैसी? कहीं गांव छोड़ के तो नहीं जा रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो चंपक भैया? गांव छोड़कर जाए मेरे दुश्मन? अरे मैं तो गांव के लिए सुरक्षा कवर लेने गया था। पंकज की बात सुनकर गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। अब पंकज भाई, हम सब लोग आपकी तरह अंग्रेजी तो जानत नहीं है। कृपा करके बताओ क्या लाए हो सुरक्षा के लिए? पंकज सब गांव वालों को गांव के बाहर ले जाता है और गांव आने वाले रास्ते पर पोटली से भभूत निकालकर छिड़क देता है। गांव वाले ये सब बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। अरे भैया, तुम तो कौनो कवच कह रहे थे, ये सब का है? अरे भाई, यही तो है अपना सुरक्षा कवच। अब वो चुड़ैल इसके अंदर नहीं आ सकेगी, चाहे जो कुछ भी कर ले। हाँ। फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उधर रात में चुड़ैल गांव के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन चाहकर भी अंदर नहीं जा पाती। ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, ये गांव वाले कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं, इनकी होशियारी निकालनी पड़ेगी। अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता। गांव वाले सोचते हैं कि उन्हें चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। लेकिन एक रात आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। गांव वाले बिजली की आवाज सुनकर डर जाते हैं। तभी रमेश अपनी पत्नी रमा से कहता है, भगवान, लगता है बड़े जोरों की बारिश आने वाली है। बाहर जानवर भीग जाएंगे, उन्हें उनके अस्तबल में बांध आता हूँ। लेकिन जैसे ही रमेश घर से बाहर निकलता है, उसे अपने चारों तरफ नोट नोट दिखाई देने लगते हैं। रमेश नोट देखकर जोर से चिल्लाने लगता है, नोटों की बारिश। इतने नोटों की बारिश। लगता है भगवान हम लोगों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इतने नोट, इतने। रमेश का चिल्लाना सुनकर पंकज और उसकी पत्नी तुलसी भी उठ जाते हैं। तुलसी पंकज से बोलती है, अरे पंकज उठो, रमेश भैया नोट नोट चिल्ला रहे हैं, जरा देखो तो क्या बात है। अरे तुम भी तुलसी, कहाँ रमेश भैया की बात सुन रही हो? नशा कर रखा होगा, तभी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सो जाओ, कल सुबह देखेंगे। ऐसा कहकर पंकज और तुलसी फिर से सो जाते हैं। उधर पंकज का चिल्लाना सुनकर कुछ गांव वाले बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ नोट देखकर खुश हो जाते हैं। अरे क्या बात है रमेश, आज तो गांव पर नोटों की बारिश हो रही है। भैया लूट लो जितना मिले। ऐसा कहकर रमेश, चंपक और बाकी गांव वाले सड़क पर पड़े नोट उठाने लगते हैं। जल्दी ही वो सड़क पर पड़े सारे नोट उठा लेते हैं। तभी रमेश की नजर गांव से बाहर पड़े नोटों की तरफ पड़ती है। ये मूर्ख गांव वाले गांव के अंदर पड़े नोटों को ही उठा रहे हैं। असली माल तो गांव के बाहर पड़ा है। इससे पहले किसी को पता चले, मैं जल्दी से जाकर सारे पैसे लूट लेता हूँ। रमेश लालचवश गांव से बाहर निकल जाता है और नोट उठाने लगता है। जल्दी ही वो काफी सारे नोट उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। क्यों गांव वाले, नोट उठा लिए या और बारिश करूं नोटों की? चुड़ैल को देखकर रमेश समझ जाता है कि ये सब चुड़ैल का किया धरा है। चुड़ैल जी मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुम अपने नोट वापस रख लो, मुझसे गलती हो गई। ये नोट तो आप ही रखो, मुझे तो आपकी जान चाहिए, जान।
ऐसा कहकर चुड़ैल रमेश को मारकर उसका शरीर लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन रमेश की पत्नी रमा घर के बाहर खड़े होकर रोने और चिल्लाने लगती है। अरे ना जाने कहाँ चले गए ये, नोट लूटते लूटते गायब ही हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कोई ढूंढो रे, कोई ढूंढो। तभी वहाँ चंपू नाम का एक गांव वाला आता है। अरे रमा दीदी, आप भी फालतू में चिंता कर रही हो। अरे नया नया पैसा लूटा है रमेश भैया ने, आए कहीं मजे ले रहे होंगे। आप रो मत, हम आए ना यहाँ पर। चंपू की बात सुनकर रमा को गुस्सा आता है और वो चंपू को पकड़कर बोलती है, रुक करम चले, तुझे बताती हूँ अभी। एक तो मेरा पति लापता है, ऊपर से तुझे मजाक सूझ रहा है। रमा चंपू को पीटने लगती है। अरे 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 मर गया रे। अरे भाभी छोड़ो मुझे, मैं तो मजाक कर रहा था। हाय माफ कर दो मुझे। तभी वहाँ तुलसी और पंकज आ जाते हैं। रमा रोते रोते सारी बात पंकज को बताती है। रमा की बात सुनकर पंकज बोलता है, नोटों की बारिश? लेकिन नोटों की बारिश कैसे हो सकती है? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वहाँ खड़ा गांव वाला कल्लू गुस्से में बोलता है, पंकज भैया, आपको तो हर बात में गड़बड़ ही लगती है। गांव वालों के साथ कुछ अच्छा हो जाए बस है? अरे हरे हरे नोट बरसे थे, मैंने खुद लूटे थे। मैं तो कहता हूँ रोज ऐसी बारिश होनी चाहिए। गांव वालों को गुस्से में आता देख पंकज वहाँ से चला जाता है। उधर उसी रात गांव वाले लालच के कारण सो नहीं पाते और घर के अंदर लेटे लेटे बारिश होने का इंतजार करने लगते हैं। आज एक बार फिर नोटों की बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो अंबानी के बराबर का रईस बन जाऊंगा एक दिन में ही। तभी बादलों के कड़कने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही गांव वाले बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर आते ही गांव वालों को आसमान से नोटों की बारिश दिखती है। गांव वाले बिना सोचे समझे नोट लूटने लगते हैं। आजकल तो भगवान जी मेरी हर बात सुन रहे हैं। लगता है वो चाहते हैं कि मैं अंबानी बनूं। उधर गांव वाले नोट लूट रहे होते हैं। इधर कल्लू और नोटों के लालच में गांव से बाहर निकल जाता है और जैसे जैसे वो गांव से दूर जाता है उसे और नोट मिलते रहते हैं। कल्लू नोट उठाते उठाते थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। अरे बाप रे, मैं तो थक गया नोट उठाते उठाते। रुक जाऊं, आराम कर लूं, फिर उठाता हूँ नोटों को। लेकिन जैसे ही कल्लू बैठता है वहाँ चुड़ैल आ जाती है। क्यों कल्लू, इतनी जल्दी थक गया? अंबानी कैसे बनेगा? अभी तो कितने नोट लूटने हैं। कल्लू चुड़ैल को देखकर बोलता है, ओह, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम गांव के अंदर नहीं आ पा रही हो तो पैसों के लालच में गांव वालों को बाहर बुला रही हो। अरे वाह, तुझे तो बहुत जल्दी अकल आ गई। लेकिन अफसोस, ये सब बताने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल कल्लू को भी मार डालती है और उसकी लाश को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसा कई दिनों तक होता रहता है। रोज रात को नोटों की बारिश होती और कोई न कोई गांव वाला गांव से गायब हो जाता। ये सब देखकर पंकज अपनी पत्नी तुलसी से बोलता है, तुलसी, ये हो न हो चुड़ैल का किया धरा है, लेकिन ये बेचारे गांव वाले पैसों के लालच में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं जब कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन हम ऐसे अपने गांव वालों को मरने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो। फिर पंकज तुलसी को अपनी योजना बताता है। उसी रात गांव में फिर से नोटों की बारिश शुरू हो जाती है। पंकज और तुलसी भी नोट उठाने लगते हैं और उठाते उठाते गांव के बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों गांव से कुछ दूरी पर पहुंचते हैं, चुड़ैल वहां जाती है। अरे वाह, आज तो आदमी के साथ एक लालची औरत भी आई है। वाह, मजा आ गया। लेकिन चुड़ैल को देखकर पंकज और तुलसी मुस्कुराने लगते हैं। तुम दोनों मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुझसे और डर? चुड़ैल जी, इस गांव से मैंने ही आपको निकाला था और इस दुनिया से भी मैं ही आपको निकालूंगा। तो तू था वो जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल पंकज की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी तुलसी चुड़ैल के पेट में त्रिशूल मार देती है। त्रिशूल के लगते ही थोड़ी देर में चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।
रामकिशोर पिछले 1 साल से बिस्तर पर थे। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से दोनों पैर पैरालिसिस की वजह से बेजान थे। रामकिशोर के दोनों बेटे विदेश में सेटल थे और पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका था। रामकिशोर खानदानी रईस थे। हालांकि उनका नौकर रामू हमेशा उनके साथ रहता था, लेकिन फिर भी रामकिशोर बहुत अकेले थे। रुपए पैसे की भी कमी नहीं थी, बस कमी थी तो किसी सहारे की। दोनों बेटों ने तो तभी मुंह मोड़ लिया था जब रामकिशोर ने उनके मुताबिक जायदाद का बंटवारा करने से मना कर दिया। कभी कभार फोन आ जाता था हालचाल लेने के लिए, पर रामकिशोर असलियत जानते थे और उसे मान भी चुके थे। हेलो, हाँ बेटा, डॉक्टर साहब से बात हुई थी, वो भेज रहे हैं किसी नर्स को। अच्छा पापा, वो अपनी जो कानपुर वाली प्रॉपर्टी है उसके बारे में क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है, कोई अच्छा ग्राहक मिले तो बेच दो। सच? आप सच कह रहे हैं पापा? क्या मैं उसे बेच दूं? हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेरे पैरों की नसों में फिलहाल कोई सुधार नहीं है, लगता है अब तो इसी तरह बचे हुए दिन कटेंगे। तो मैं सोच रहा था कि उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उसे अकाउंट में ही रखता हूँ। अब खर्चे पानी के लिए तो हाथ में पैसा होना चाहिए ना। तुम लोग तो वैसे भी इतने दूर हो। ठीक है पापा। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ अब, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये कहकर रामकिशोर का बड़ा बेटा कुशल फोन काट देता है। रामकिशोर भी मुस्कुराकर फोन रख देते हैं। वो जानते थे कि अब कई दिनों तक कोई फोन नहीं आने वाला है। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? हेलो अंकल जी, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ मीरा, मुझे डॉक्टर वर्मा ने भेजा है। अच्छा, आ जाओ बेटा। अरे रामू, ओ रामू, जरा पानी लेकर आ भाई। कोई बात नहीं अंकल जी, मुझे पानी नहीं चाहिए। आपको चाहिए क्या? नहीं, आओ बैठो बेटा। जी, वैसे तो मैंने आपकी फाइल पूरी पढ़ ली है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए क्या परेशानी है जिसे हम दोनों को मिलकर छूमंतर करना है। परेशानियां तो बहुत हैं बेटा, पर उनका हल नहीं है मेरे पास। नो अंकल जी, मेरी माँ कहती है कि हर परेशानी का हल उसके आसपास ही होता है। चलिए अब ये बताइए कि आपने नाश्ते में क्या खाया है। रामकिशोर मीरा को कोई जवाब नहीं देते। मीरा आसपास नजर दौड़ाती है तो उसे पास में ही रखी नाश्ते की प्लेट दिखाई देती है। अरे ये क्या, 10 बज चुके हैं और आपने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया? आपको इतनी देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। चलिए जल्दी से मुंह खोलिए। मीरा नाश्ते की प्लेट से सैंडविच उठाकर रामकिशोर की तरफ बढ़ाती है, लेकिन रामकिशोर अपना मुंह नहीं खोलते। फिर मीरा कहती है, क्या हुआ, आपको सैंडविच पसंद नहीं क्या? इसमें पसंद आने लायक है क्या? अच्छा तो ये बात है, तो फिर आप बस 1 मिनट रुकिए। मीरा तुरंत अपने पर्स से अपना टिफिन बॉक्स बाहर निकालती है और उसे खोलकर रामकिशोर के सामने रख देती है। टिफिन के खाने की खुशबू से रामकिशोर का चेहरा खिल उठता है। अरे वाह, आलू के पराठे और ये गाजर का हलवा है क्या? जी बिल्कुल, अब तो करेंगे ना आप नाश्ता। अरे हाँ, लेकिन ये तो तुम्हारा खाना है ना। तो क्या हुआ, वैसे मुझे सैंडविच भी पसंद है। मीरा की बात सुनकर रामकिशोर के चेहरे पर हंसी आ जाती है। मीरा अपने हाथों से पराठे और गाजर का हलवा रामकिशोर को खिलाती है। रामकिशोर को बड़े दिनों बाद खाने में स्वाद आ रहा था। वो बिना रुके बस खाए जा रहे थे। फिर खाना खत्म होने के बाद, वाह, मजा आ गया। इसे कहते हैं नाश्ता। ये सब तुमने बनाया है क्या? नहीं, मेरी मम्मी ने। वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। इस खाने ने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अरे इसमें शुक्रिया कैसा? देखिए, आप मुझे अपनी नर्स नहीं अपनी बेटी समझिए। मीरा की बात सुनकर रामकिशोर की आंखें भर आईं। उन्होंने किसी तरह अपने आंसू छिपाए और मीरा से बोले, तुम कितने सालों से ये काम कर रही हो और घर में कौन कौन है तुम्हारे? बस मैं और मेरी माँ। मैंने इसी साल अपना नर्सिंग का कोर्स पूरा किया है और ये मेरी पहली जॉब है अंकल। आई होप मैं सब ठीक से कर पाऊँ। तुम बहुत अच्छा कर रही हो बेटी। इतने कम समय में ही मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अरे अंकल जी, अभी तो बस शुरुआत है। आप देखते जाइए मैं कैसे आपको चलता करती हूँ। मतलब आपके पैरों को ठीक करती हूँ। सॉरी, मेरी माँ कहती है कि मुझ में अभी भी बहुत बचपना है। मीरा वो दवा बनकर आई थी जिसकी रामकिशोर को सख्त जरूरत थी। मायूसी और अकेलेपन से लड़ते रामकिशोर को मीरा ने बहुत ही कम समय में खिलखिलाना सिखा दिया। इसके साथ ही वो रामकिशोर की सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मीरा की वजह से रामकिशोर के पैरों में अब काफी सुधार आने लगा था।
मीरा बड़े ही प्यार से रामकिशोर को हर चीज के लिए मना लेती थी। रामकिशोर ने लंबे वक्त से खुद को घर के अंदर ही कैद कर लिया था। मीरा ने जिद की तो वो बाहर पार्क में जाने के लिए मान गए। क्यों अंकल जी, अब बताइए, आपका कमरा अच्छा है या ये पार्क? वैसे आइसक्रीम खाएंगे क्या? आइसक्रीम? लेकिन ठंड लग गई तो आप ठंड को लग जाना। बुरा जोक था क्या? हाँ, बहुत ही बुरा था। ओह सॉरी। मीरा आइसक्रीम लेने चली जाती है और कुछ देर में वापस भी आ जाती है। उसके वापस आने पर, अरे तुम राजधानी एक्सप्रेस हो क्या? है? पैसे तो लेकर गई ही नहीं आइसक्रीम के लिए। इतना कहकर रामकिशोर अपनी जेब से अपना पर्स निकालने लगते हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में उनका पर्स उनके हाथों से गिर जाता है। ये देखकर मीरा कहती है, हाँ हाँ पता है आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं भी आइसक्रीम खिलाने लायक तो कमा ही लेती हूँ। ये लीजिए आपकी आइसक्रीम। रामकिशोर को आइसक्रीम पकड़ाने के बाद मीरा नीचे झुककर रामकिशोर का पर्स उठाने लगती है। फिर अचानक उसकी नजर पर्स में लगी एक फोटो पर जा ठहरती है। पर्स में लगी फोटो एक महिला की थी। वो रामकिशोर से पूछती है, अंकल जी ये कौन है? मतलब मेरा मतलब है कि ये किसकी फोटो है? ये मेरी पत्नी की फोटो है। तुम्हें पता है, ये भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल जैसे तुम रखती हो। तो अब कहाँ है ये? दूर, मुझसे बहुत दूर। मीरा इससे आगे कुछ नहीं पूछती। कुछ देर पार्क में रुकने के बाद मीरा रामकिशोर को लेकर वापस उसके घर आ जाती है और फिर, अंकल जी मुझे आज जल्दी है, ये आपकी दवाइयाँ हैं, मैं रामू को सब समझा देती हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन एक वादा करो, कल टिफिन में आलू के पराठे लेकर आना, ठीक है? मीरा रामकिशोर से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगले दिन काफी देर तक मीरा रामकिशोर के घर नहीं आती। कल कह तो रही थी कि कुछ जरूरी काम है, जरूर फंस गई होगी कहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मीरा अगले दिन भी नहीं आती और उसकी जगह एक नई नर्स रामकिशोर का ख्याल रखने आ जाती है। ये देखकर रामकिशोर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत अपने डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर साहब, वो मीरा, वो ठीक तो है ना? हाँ रामकिशोर जी, मीरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने खुद ही आपके घर आने से मना कर दिया। मैंने उससे बहुत पूछा लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। वो फिलहाल अपने घर पर ही है, आज लीव पर है वो। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, मुझे मीरा के घर का पता दे दीजिए प्लीज। डॉक्टर से मीरा के घर का पता लेकर रामकिशोर अपने नौकर रामू के साथ सीधे उसके घर पहुंच जाते हैं। घर का दरवाजा मीरा की माँ खोलती हैं, जिन्हें देखते ही रामकिशोर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मीरा की माँ और कोई नहीं बल्कि रामकिशोर की पत्नी थी, जिसकी फोटो मीरा ने उनके पर्स में देख ली थी। सुनीता, तुम? आइए, अंदर आइए। क्यों आए हैं आप यहाँ? माँ इनसे कह दो चले जाए यहाँ से। तुमने और मैंने इनके बिना जीना सीख लिया है। सुनीता, ये मीरा मेरी बच्ची। ये सच था। मीरा रामकिशोर की अपनी बेटी थी और सुनीता रामकिशोर की पहली पत्नी, जिसे रामकिशोर ने उस वक्त छोड़ दिया था जब उसे पता चला कि सुनीता की कोख में पल रहा बच्चा एक लड़की है। उसके बाद रामकिशोर ने दूसरी शादी कर ली और उस शादी से उसे 2 बेटे हुए, जो अब सिर्फ जायदाद चाहते थे, रामकिशोर को नहीं। दूसरी पत्नी की मौत के बाद रामकिशोर को हर वक्त सुनीता की याद सताती थी, इसीलिए उन्होंने अपने पर्स में सुनीता की फोटो लगा रखी थी। उस फोटो को देखते ही मीरा सब कुछ समझ गई थी और इसीलिए उसने रामकिशोर के घर जाने से मना कर दिया था। अब सारी असलियत जानने के बाद रामकिशोर न सिर्फ शर्मिंदा थे बल्कि उनका रो रो कर बुरा हाल था। रोते हुए वो व्हीलचेयर से नीचे गिर पड़े। ये देखकर मीरा घबरा गई और उसने तुरंत जाकर रामकिशोर को सहारा देकर वापस व्हीलचेयर पर बिठाया। मीरा मेरी बच्ची, मैंने जो किया उसकी सजा मैं हर पल भुगत रहा हूँ। सुनीता, मुझे माफ कर दो। आज से कई साल पहले जिस बच्ची की खातिर मैंने तुम्हें छोड़ा था, आज उसी बच्ची की खातिर मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। सुनीता, तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो, पर भगवान के लिए मेरे साथ चलो। रामकिशोर के आंसुओं में सच्चाई थी, जिसे मीरा और उसकी माँ सुनीता भी महसूस कर रहे थे। आखिरकार उन दोनों ने रामकिशोर को माफ कर दिया और एक बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। अब ना तो सुनीता और मीरा अकेले थे और ना ही रामकिशोर।
लिली एक बहुत ही अच्छी नर्स है जो अपने पेशेंट का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। हॉस्पिटल में लिली के पास 3 पेशेंट हैं जिनका नाम फरहान, फैजान और कामरान है। लिली तीनों पेशेंट को ड्रिप लगाती है और किसी भी किस्म के एक्टिविटी से मना करती है। इंस्ट्रक्शन देने के बाद लिली रूम से निकल के रिसेप्शन एरिया जाती है। थोड़ी देर के बाद लिली जब रूम में आती है तो देखती है तीनों में से किसी एक ने एक्टिविटी करी है। दोस्तों, क्या आप अपने जीनियस आंखों का इस्तेमाल करके बता सकते हो तीनों पेशेंट में से किस पेशेंट ने एक्टिविटी करी है, यानी पोजीशन चेंज किया है? इन तीनों में से कामरान ने पोजीशन चेंज किया है। कामरान पहले मोबाइल देख रहा था और बाद में उसने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया।